बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनरेबल डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, ग्रुप मेंबर्स, अस्सलाम वालेकुम। हीमोफीलिया पे हमारी डिस्कशन हो रही थी और इसका एक एपिसोड इसकी हुई थी। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को देखते हैं। हीमोफीलिया, जैसे कि मैंने अर्ज किया था, हीम का मतलब ब्लड और फेलिया का मतलब अट्रैक्शन, लव, इफेक्शन। इसको ब्लड लवर भी कहा जाता है। पैथोलॉजिकली इट इज अ ब्लड डिसऑर्डर। इट इज अ जेनेटिक ब्लड डिसऑर्डर in which blood does not clot due to deficiency of some clotting factors. पिछले एपिसोड में मैंने अर्ज किया था कि प्लेटलेट्स प्लेटलेट्स प्लस 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स, प्लेटलेट्स और 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स आपस में कोऑर्डिनेट करके आपस में मिलके क्लॉट बनाते हैं, जिसको प्लेटलेट्स प्लग भी कहा जाता है। और अगर किसी वेसल के डैमेज होने से या इंजर्ड होने से वहाँ से ब्लीडिंग हो रही है तो वो ब्लीडिंग फिजियोलॉजिकली खुद ब खुद स्टॉप होती है इस प्रोसीजर के ज़रिए, जिसको हम ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं, जिसमें प्लेटलेट्स और 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स हिस्सा लेते हैं। इन 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स में से कोई भी क्लॉटिंग फैक्टर मिस हो, डेफिशिएंट हो, यकीनन बॉडी हेमरेज को फेस करेगी, बॉडी का क्लॉटिंग प्रोसेस मुतासर होगा। इन्हीं 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स की डेफिशिएंसी की बुनियाद पर हीमोफीलिया को 4 टाइप्स में हमने तकसीम किया था। हीमोफीलिया इज डिवाइडेड इनटू 4 टाइप्स। यहाँ तक हमने पहली एपिसोड में स्टडी किया था। एक को कहा जाता है हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया ए। दूसरी टाइप को कहा जाता है हीमोफीलिया बी। तीसरी टाइप को कहा जाता है हीमोफीलिया सी। और चौथी टाइप को कहा जाता है पैरा हीमोफीलिया। पैरा हीमोफीलिया, यूं हीमोफीलिया की 4 टाइप्स बन गए। हीमोफीलिया ए, हीमोफीलिया बी, हीमोफीलिया सी और पैरा हीमोफीलिया। जो हीमोफीलिया ए है, ए, इसमें 13 में से जो 8th क्लॉटिंग फैक्टर है, 8th, अच्छा क्लॉटिंग फैक्टर्स को हम ऐसे मेंशन करते हैं रोमन से 1 2 3 4 5 अप टू 13 क्लॉटिंग फैक्टर्स। ऐसे क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 इनके प्रॉपर नाम हैं जो कि प्रोटीन्स हैं, लेकिन इनको हम ऐसे ही याद रखते हैं कि क्लॉटिंग फैक्टर 1 2 3 4 5 13। तो इनमें से अगर क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंट हो, 8 क्लॉटिंग फैक्टर 8 डेफिशिएंट हो तो पेशेंट हीमोफीलिया ए में होगा, हीमोफीलिया ए। In other words, we can say that in case of hemophilia A, there will be deficiency of factor 8, clotting factor 8 in the human body. इसी तरीके से हीमोफीलिया बी में फैक्टर 9 मिस या डेफिशिएंट होता है। अगर फैक्टर 9 डेफिशिएंट हो तो उस हीमोफीलिया को हम कहते हैं हीमोफीलिया बी। तीसरा है हीमोफीलिया सी, जिसमें क्लॉटिंग फैक्टर 11 डेफिशिएंट होता है। 11, 10th और एक 11। और इसी तरीके से पैरा हीमोफीलिया में
क्लॉटिंग फैक्टर 5 डेफिशिएंट होता है। अब हमें क्लियर होगी बात। हीमोफीलिया ए में 8वां फैक्टर डेफिशिएंट होगा। टोटल 13 फैक्टर है, टोटल प्लेटलेट्स और 13 फैक्टर्स। प्लेटलेट्स कि हम यहाँ जिक्र नहीं कर रहे, वो एक अलग टॉपिक है कि अगर प्लेटलेट्स कम होगी तो भी क्लॉटिंग नहीं होगी। यहाँ पर हम क्लॉटिंग फैक्टर्स को, हीमोफीलिया इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद क्लॉटिंग फैक्टर्स, ये बात याद रखने वाली है। ए में 8वां फैक्टर डेफिशिएंट होगा, बी में 9th फैक्टर, सी में 11th और पैरा में 5 फैक्टर। अब डॉक्टर साहबान अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है और थोड़ी समझने वाली है कि ये जो 8वां और 9वां फैक्टर्स हैं, ये दो फैक्टर्स 8 और 9, फैक्टर 8 और 9 ये किसी भी ह्यूमन बॉडी के एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड होते हैं। एक्स क्रोमोसोम्स, एक्स क्रोमोसोम्स। अच्छा, हमें पता है कि इंसान की बॉडी के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। किसी भी ह्यूमन बॉडी में टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं और 23 पेयर होते हैं, जो कि क्रोमोसोम्स पेयर में होते हैं। अच्छा, 46 क्रोमोसोम्स हैं तो पेयर में होंगे। पेयर में हम इसको ऐसे लिखते हैं, क्रोमोसोम पेयर 1, 2, 3, 4 और 23। इन 46 में 44 को ऑटोसोम्स कहा जाता है। ऑटोसोम्स यानी 22 पेयर्स ऑटोसोम्स के होंगे, जो हमारी जेंडर के अलावा, यानी ये जो हम कहते हैं कि ये मर्द है, ये औरत है, ये मेल है, ये फीमेल है, ये बच्चा है, ये बच्ची है, जेंडर के अलावा, जेंडर के अलावा बाकी जितनी खसूसियात होती हैं, कलर ऑफ द आईज, कलर ऑफ द हेयर, इंटेलेक्चुअलिटी, बहुत सारी डिफरेंट कैरेक्टर्स को ऑटोसोम्स कंट्रोल कर रहे होते हैं। ऑटोसोम्स 22 पेयर्स, 44 क्रोमोसोम्स। इनमें से 2 क्रोमोसोम्स को जेंडर क्रोमोसोम्स कहा जाता है, यानी एक पेयर को 22 पेयर हो गए ना, आखिरी जो पेयर होता है आखिरी, और इसका नंबर भी आखिरी होता है 23rd, इसको कहते भी 23rd है। आखिरी जो पेयर है 23rd पेयर, उसमें एक्स एक्स या एक्स वाई, एक्स एक्स या एक्स वाई हर शख्स में, हर यानी एक बाप की 2 औलादें हैं, बेटा और बेटी, उनमें 22 ऑटोसोमल पेयर सेम होंगे, 44 क्रोमोसोम्स ऑटोसोम्स होंगे। उनमें एक जो फर्क है वो ये है कि जो मेल है उसके अंदर आखिरी क्रोमोसोम्स पेयर एक्स वाई होगा और फीमेल में एक्स एक्स होगा। यूं हमें ये समझ आई कि ये जो हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी के क्लॉटिंग फैक्टर हैं 8 और 9, ये चूंकि प्रोटीन्स हैं, प्रोटीन्स को हमेशा सेल की एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाती है, लेकिन क्रोमोसोम्स पर लगे हुए जीन्स की इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक, जीन्स के ऑर्डर के मुताबिक। तो अब हमें समझ आई कि हर शख्स के अंदर एक्स क्रोमोसोम्स है, चाहे कोई मर्द है चाहे कोई औरत है। हाँ, एक पॉइंट है कि अगर कोई फीमेल है उसके पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स हैं, अगर कोई मर्द है तो उसके पास 1 एक्स क्रोमोसोम्स है। एटलीस्ट 1 एक्स क्रोमोसोम्स तो हर एक के पास है, चाहे कोई मेल है कोई फीमेल है। तो मैं अपनी बात करूं, अब हम मेल जेंडर में हैं, तो अब मेरा पर एक्स क्रोमोसोम्स पर फैक्टर 8 जीन है। फैक्टर 8 जीन, उसको F8 जीन कहते हैं। F8 जीन, फैक्टर 8 जीन, ये मेरे एक्स क्रोमोसोम्स पर लगा हुआ है। इसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक मेरी बॉडी के सेल क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 को बना रहे होते हैं। मेरी बॉडी के सेल्स क्लॉटिंग फैक्टर्स 8 बना रहे हैं, किसकी इंस्ट्रक्शंस के मुताबिक? F8 जीन। वो F8 जीन कहाँ लिंक है? एक्स क्रोमोसोम्स। इसको कहा जाता है एक्स लिंक्ड, एक्स एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड या एक्स लिंक्ड जीन्स। इसी तरीके से जो फैक्टर 9 है, फैक्टर 9 जिसको हम F9, इसको F9 जीन कंट्रोल कर रहा होता है।
F9 जीन, ये भी F8 भी और F9 भी X पे लगा हुआ होता है। दोनों F8 जीन और F9 जीन दोनों X क्रोमोसोम्स पर लगे हुए हैं और ये दोनों जीन्स अपने अपने सेल्स को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि आप क्लॉटिंग फैक्टर 8 बनाएं और क्लॉटिंग फैक्टर 9 बनाएं, क्लॉटिंग फैक्टर 9 बनाएं। अगर अगर इनमें से कोई जीन डिलीट हो जाए, यानी पेरेंट से ही ना आए, मिस हो जाए या उसकी म्यूटेशन हो जाए, तो उसमें डिफेक्ट आ जाता है। मसलन अब इस जीन 8 में जो F8 का जीन है, F8 का जीन ये, अब इसके अंदर कोई म्यूटेशन आ गई या ये डिलीट हो गया, ये डिलीट हो गया, मिस हो गया, पेरेंट से कॉपी आई नहीं, तो क्या होगा, इस शख्स में क्लॉटिंग फैक्टर 8 नहीं बनेगा और ये हीमोफीलिया ए में चला जाएगा, हीमोफीलिया ए में चला जाएगा। सिमिलरली अगर F9 जीन मिस हो जाता है या डिलीट हो जाता है तो उस शख्स में फैक्टर 9 नहीं बनेगा और वो हीमोफीलिया बी में चला जाएगा। नकल में आसान है। पहली बात तो ये हमें याद रखनी है कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और एक्स क्रोमोसोम्स के साथ लिंक है। एक्स क्रोमोसोम्स हर इंसान में पाए जाते हैं, चाहे कोई मेल है चाहे फीमेल है। अब यहाँ पर एक पॉइंट याद रखने वाला है, फीमेल को एक प्लस पॉइंट हासिल है, फीमेल को एक एज हासिल है, इसलिए अक्सर ये प्रॉब्लम आप मेल में देखेंगे। फीमेल में अगर हो भी तो वो माइनर होता है। क्यों कि फीमेल को ये एज हासिल है कि फीमेल के पास 2 एक्स हैं, 2 एक्स, एक्स एक्स, एक एक्स मदर से इनहेरिट होता है, एक एक्स फादर पेरेंट से आता है। तो फीमेल के पास चूंकि 2 एक्स हैं, उसको ये प्लस पॉइंट है कि अगर एक एक्स पे लगा हुआ F8 जीन या F9 जीन, F8 या F9, इस्लामाबाद वालों को वैसे भी याद रहेगा क्योंकि सेक्टर के नेम है, F8 सेक्टर और F9 सेक्टर। तो F8 जीन या F9 जीन फीमेल के पास जो कि 2 एक्स हैं, अगर एक एक्स में म्यूटेशन आ गई या एक एक्स में डिलीशन आ गई तो फीमेल को तो ये एज हासिल है कि दूसरा एक्स उसके पास है, उसमें थोड़ी सी डेफिशिएंसी तो आएगी लेकिन क्लॉटिंग फैक्टर फिर भी बनेगा क्योंकि दूसरे एक्स पर F8 जीन मौजूद है। मेरे ख्याल में बात क्लियर होगी। लेकिन मेल को प्रॉब्लम इसलिए आती है कि मेल के पास इकलौता एक्स है, दूसरा क्रोमोसोम्स मेल के पास वाई है, मेल के पास एक एक्स है और एक वाई है और इसी एक्स पर F8 जीन लगा हुआ है। तो अगर यही डिलीट हो जाए या खराब हो जाए तो उसके पास तो है ही एक एक्स, क्योंकि वाई पर तो है ही नहीं ये जीन, तो इसलिए मेल बेचारा हीमोफीलिया में चला जाएगा जब उसके पास सेकंड ऑप्शन कोई नहीं। लेकिन फीमेल को ये एज हासिल है कि फीमेल का दूसरा क्रोमोसोम्स भी एक्स है, एक एक्स तो ये हो गया, एक एक्स ये भी तो है ना फीमेल के पास, और इसके ऊपर भी जीन लगा हुआ है आपका F8, 2 कॉपीज होती है ना, यहाँ पर भी लगा होगा। तो अगर ये डिफेक्टिव हो जाए, डिलीटेड हो जाए, म्यूटेटेड हो जाए तो वो इस एक्स से अपना काम ले लेगा, दूसरा एक्स अपना काम करता रहेगा। यूं दिस इज मोस्ट प्रोबेबली, हीमोफीलिया इज मोस्ट प्रोबेबली फाउंड इन मेल जेंडर, आमतौर पर ये मेल जेंडर में पाया जाता है। उसकी अब आपको वाज़ेह समझ आ गई होगी कि फीमेल के पास चूंकि 2 एक्स हैं, जैसा आप यूं समझ लेना एक गाड़ी के पास 4 टायर भी हैं और एक स्टेपनी भी है, तो उनमें से अगर एक टायर पंचर होता है तो वो स्टेपनी लगा के गाड़ी को तो किनारे लगा देगा ना। एक दूसरी गाड़ी ड्राइवर बेचारे के पास स्टेपनी नहीं है, उसका तो जो टायर भी पंचर होगा खड़ा हो जाएगा क्योंकि उसके पास स्टेपनी नहीं है। फीमेल के पास क्योंकि 2 एक्स हैं, एक एक्स अगर डिफेक्टिव भी हो जाए तो दूसरा एक्स उसका काम करता रहेगा। अच्छा, ये जो 2 हीमोफीलिया है ए और बी,
ये लिंक्ड होते हैं एक्स क्रोमोसोम्स के साथ। इन अदर वर्ड्स दीज आर लिंक्ड विद द जेंडर क्रोमोसोम्स। ये जेंडर क्रोमोसोम्स के साथ लिंक्ड होती हैं, हीमोफीलिया ए और हीमोफीलिया बी। अब जब सवाल हम और करें कि हमें इस पेशेंट को ठीक करने के लिए वो जो एक्स पर जीन की कॉपी डिलीट हो चुकी है या म्यूटेट हो चुकी है या वो डिफेक्ट है, उसको ठीक करना है या लाना है, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसमें हम पैलिएशन तो कर सकते हैं, लेकिन फटाफट हम ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते कि हाँ जी बस ये तो हीमोफीलिया यूं ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये एक्स क्रोमोसोम्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है। अब जो ये दो हैं, हीमोफीलिया सी और डी, ये ऑटोसोम्स डिसऑर्डर है, इसको कहते हैं ऑटोसोम्स, क्योंकि इनके जेंडर के साथ लिंक नहीं होता, जेंडर के साथ इनका लिंक नहीं होता। इनका पहले जो 44 क्रोमोसोम्स हैं, 22 पेयर्स हैं ऑटोसोम्स के, एक्स और वाई के साथ, एक्स एक्स के साथ इनका लिंक नहीं होता, ये ऑटोसोम्स के साथ लिंक करते हैं। ये जो फैक्टर 9 है, फैक्टर 9, ये पाया जाता है क्रोमोसोम्स नंबर 4 पर। ये तो एक्स क्रोमोसोम इसका नाम है ना, ये मैंने कहा ना कि इंसानी बॉडी में क्रोमोसोम्स नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 10 12 20 21 22 23, लास्ट इज द 23, और 23 यही होता है जेंडर क्रोमोसोम्स, जेंडर क्रोमोसोम। तो हीमोफीलिया सी में जो 11 फैक्टर 11 है वो क्रोमोसोम्स नंबर 4 पर लगा हुआ है, और उसकी अगर एक कॉपी डिलीट हो जाए या म्यूटेट हो जाए तो वो हीमोफीलिया में चला जाएगा। अब जो पैराहीमोफीलिया है, पैराहीमोफीलिया, उसका जो फैक्टर 5 है वो क्रोमोसोम्स नंबर 1 पर लोकेटेड होता है। ये सिर्फ याद रखने वाली बातें हैं, क्रोमोसोम्स नंबर 1 पर लोकेटेड होगा, क्रोमोसोम नंबर 1 पर लोकेटेड है, क्रोमोसोम नंबर 4 पर लोकेटेड है, एक्स क्रोमोसोम्स पर। पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा पेशेंट हीमोफीलिया ए में है, बी में है, सी में है, पैरा हीमोफीलिया। मोस्ट प्रोबेबली जो आपको पेशेंट मिलते हैं वो हीमोफीलिया ए और बी के मिलते हैं, सी और पैरा के बहुत कम होते हैं। तो ए और बी में फिर आपको या तो फैक्टर 8 डिफिशियंसी मिलेगी या फैक्टर 9 डिफिशियंसी, लेकिन दोनों 8 और 9 दोनों एक्स लिंक्ड जेनेटिक डिसऑर्डर है, इनको कहा जाता है एक्स लिंक्ड क्रोमोसोमल जेनेटिक डिसऑर्डर। और अगर हीमोफीलिया सी या पैरा हीमोफीलिया है तो वो ऑटोसोम्स के साथ लिंक कर रहे होते हैं, ऑटोसोम्स में क्रोमोसोम नंबर 4 या क्रोमोसोम नंबर 1। अब हमें ये भी समझ आ गई कि ये मेल में क्यों ज्यादा मिलता है, क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स क्रोमोसोम्स होते हैं। फिर उसके बाद ये भी होता है कि एक ही क्रोमोसोम्स पर जो आ रहे होते हैं, तो वो चूंकि कॉपीज आ रही होती हैं, कॉपीज कॉपीज, तो क्योंकि फीमेल के पास 2 एक्स हैं तो उसके पास 2 कॉपीज आएंगी ना, एक मदर से एक फादर से। तो अगर एक कॉपी खराब भी हो गई, एक कॉपी खराब भी हो गई तो दूसरी कॉपी वर्किंग होती है, वो कैरियर तो होगा, उसको हम हीमोफीलिया कैरियर कहेंगे। आगे अगले उसकी जब शादी होगी और उसकी शादी अगर किसी ऐसे से हो जाए कि जो भी कैरियर है, तो फिर उनके बच्चों में आएगा, वो एक लंबा प्रोसेस है। लेकिन मेल में चूंकि एक एक्स है, एक एक्स है, दूसरे जेंडर, अच्छा मेल में आता है भी ये माँ से है। अगर माँ हीमोफीलिया की पेशेंट है, अगर किसी शख्स की माँ हीमोफीलिया कैरियर है, तो उसका जो बेटा होगा, मेल होगा, वो कंप्लीटली हीमोफीलिया में चला जाएगा, क्योंकि एक्स एक उसके पास एक्स है और वहां पर उससे वो कॉपीज डिलीट हो जाएगी, मिस हो जाएगी। मेरे ख्याल में इसमें थोड़ा सा बात क्लियर हो गई होगी। अब इसके बाद हम इसके साइन एंड सिम्टम्स को मुख्तसर कर लेते हैं। हीमोफीलिया के पेशेंट्स में आमतौर पर बच्चों में जो सबसे ज़्यादा अहम तरीन पहली सिम्टम आती है वो ब्लीडिंग आती है। ब्लीडिंग ज़ाहिर है क्लॉटिंग फैक्टर मिक्स है, जो है ना वो मिस होते हैं। ब्लीडिंग 2 तरह की हो सकती है, इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है।
इंटरनल भी हो सकती है, एक्सटर्नल भी हो सकती है। आमतौर पर बच्चों में, मेल में, मैंने कहना चाहूँगा ये मेल में ज्यादा होता है। तो सबसे पहले, अब टेस्ट तो उस वक्त नहीं होता, सबसे पहले आमतौर पर हमारे चूंकि माशरे करवाए जाए उसके खतने किए जाते हैं। तो जब किसी मेल का सरकमसीजन किया जाता है, सरकमसीजन, रिमूवल ऑफ आउटर लेयर ऑफ पीनस जिसे हम कहते हैं, खतना जिसे कहते हैं आम जुबान में, तो सरकमसीजन करने के बाद आमतौर पर वो ब्लीडिंग होती रहती है। तो वहां से शक पड़ता है कि ये क्या चक्कर है, बच्चे तो तमाम सरकमसीजन होता है, तो इसमें इतनी ब्लीडिंग क्यों हो रही है। तो आमतौर पर ये सरकमसीजन वगैरह के वक्त भी ये सामने आते हैं। या अगर कोई बच्चा किसी डेंटल प्रोसीजर से गुजरता है, मतलब कोई दांत का मसला बन गया, उसने दांत की कोई रूट कैनाल कोई एक्सट्रैक्शन कराई, तो उसको ब्लीडिंग जरूरत से ज्यादा हो रही होती है। इसके अलावा ये जो है इंटरनल ब्लीडिंग होगी, एक्सटर्नल ब्लीडिंग होगी, और इंटरनल ब्लीडिंग आमतौर पर जॉइंट्स में होती है, जॉइंट स्पेसेस में, उसको जॉइंट ब्लीडिंग भी कहते हैं। करीब तरीन जॉइंट्स में, कैविटी में, तो पता ही नहीं चलता, थोड़ी थोड़ी ब्लीडिंग होती रहती है। अच्छा, ऐसे पेशेंट्स को अगर कोई चोट लग जाए, कोई ट्रॉमा आ जाए, कोई इंजरी आ जाए, उनकी प्रोलॉन्ग ब्लीडिंग होती रहती है। लेबोरेटरी में, लैब डायग्नोसिस में हम इनके टेस्ट करवाते हैं, पीटी, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, बीटी, ब्लीडिंग टाइम, एक होता है एपीटीटी, एपीटीटी, एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एपीटी जिसे कहते हैं। एक स्पेशल टेस्ट किया जाता है जिसको फैक्टर एसेस कहा जाता है। अगर आपसे कोई पूछे स्पेशल, यानी हम हीमोफीलिया के पेशेंट्स का कौन सा ब्लड टेस्ट कराएंगे जिससे हमें पता चलता है, तो उसको कहते हैं फैक्टर्स। फैक्टर्स, ये फैक्टर्स वही हैं जो क्लॉटिंग फैक्टर्स हैं, एसेस, ASSAYS, फैक्टर एसेस, फैक्टर एसेस डायग्नोसिस, फैक्टर एसेस, FACTORS, फैक्टर्स एसेस, यानी हम उसका फैक्टर एसे टेस्ट कराते हैं, जिसमें उसका क्लॉटिंग, इसको क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट भी कहते हैं। इसको फैक्टर 8 एक्टिविटी, अब जैसे हीमोफीलिया ए में आपने करवाना है, तो फैक्टर 8 एक्टिविटी, फैक्टर 8 एक्टिविटी ब्लड टेस्ट, फैक्टर 8 एक्टिविटी ब्लड टेस्ट, ये सारे फैक्टर्स एसेस में आते हैं कि कोई हमें पता चल जाए कि इसमें कौन सा क्लॉटिंग फैक्टर जो है वो मिस है, मेन जो उसका टेस्ट कराया जाता है। ये भी हमें याद हो गया। स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, जैसे CBC में भी थोड़ी समझ आ जाती है, क्लॉटिंग फैक्टर टेस्ट, फैक्टर एसेस, फैक्टर एसेस, ये हम इसकी डायग्नोसिस के लिए कराते हैं। इसकी कॉम्प्लिकेशंस, कॉम्प्लिकेशंस में ज़ाहिर है मुसलसल ब्लीडिंग होती रहती है, तो पेशेंट्स एनीमिया में जाता है, एनीमिया में जाएगा, डेफिशिएंसी ऑफ ब्लड, एनीमिया में जाएगा। डीप इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है, डीप इंटरनल ब्लीडिंग होती रहती है, डीप इंटरनल ब्लीडिंग होती है। अच्छा, फिर ऐसे बच्चों को आमतौर पर ब्लड ट्रांसफ्यूजन की जाती है जब उनके अंदर ज़ाहिर है ब्लड की कमी होती है। जब आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो वो खुद एक रिस्क है। ट्रांसफ्यूजन, ट्रांसफ्यूजन इन्फेक्शन, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन इसे कहते हैं, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, ट्रांसफ्यूजन ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि जब हम उनकी बार बार ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं तो उसमें इन्फेक्शन ट्रांसमिट होती हैं। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, ब्रेन हेमरेज हो सकती है, और वो बड़ी खतरनाक होती है क्योंकि वो पैरालिसिस या स्ट्रोक पैदा कर देती है। इंट्राक्रेनियल हेमरेज, इंट्राक्रेनियल हेमरेज हो सकती है। ये सारी हीमोफीलिया के पेशेंट्स की कॉम्प्लिकेशंस हैं। तो इसका लाइफ स्पैन, क्योंकि ये इसकी पुअर प्रोग्नोसिस होती है, पुअर, यानी देखें ना, अब आपको सारी बात
माशाल्लाह समझ आ गई। पीछे से जेनेटिक डिसऑर्डर चल रहा है, एक जीन की कॉपी जो है वो डिलीट है। तो ये अक्सर और बेशतर इसको ठीक करना बहुत मुश्किल काम होता है, लेकिन हम सिम्टम्स को लेकर उसको पेलिएट कर सकते हैं, उसको कंपनसेट कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें, होम्योपैथिक मैनेजमेंट अगर हम देखें, होम्योपैथिक मैनेजमेंट, तो उसमें सबसे पहली बात तो ये है कि चूंकि हीमोफीलिया एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, ये तो कंफर्म हो गया, अब आपको सारी पैथोफिजियोलॉजी समझ आ गई कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर है मोस्टली। मैं एक बात उसमें और भी करूंगा, ये मोर देन 90% जो है ना, ये जेनेटिक डिसऑर्डर होता है, जेनेटिक इनहेरिटेड डिसऑर्डर होता है हीमोफीलिया, ए बी सी पैरा हीमोफीलिया। हाँ, अब आपसे कोई बंदा क्वेश्चन करता है कि एक बंदा पहले हीमोफीलिया में नहीं था, पैदाइशी तौर पर नहीं था, उसके माँ बाप भी नहीं है, तो क्या वो अपनी जिंदगी में भी उसको हीमोफीलिया हो सकता है? क्वेश्चन अराइज, सवाल जो पैदा होता है कि उसके माँ बाप को हीमोफीलिया नहीं था, जब वो पैदा हुआ उसको भी नहीं था, अब उसकी उम्र 25 साल है, 30 साल है, क्या इस स्टेज पे भी उसको हीमोफीलिया हो सकता है? हाँ, हो सकता है, लेकिन बहुत कम। उसको कहते हैं इक्वायर्ड हीमोफीलिया। इक्वायर्ड हीमोफीलिया, इक्वायर्ड का लफ्ज हमेशा इस दुनिया में आने के बाद, इस दुनिया में आने के बाद इन्वायरमेंट से जो हम बीमारियां ले रहे हैं, माहौल से, काज से, उसको हम कहते हैं इक्वायर्ड। हाँ, कैंसर के पेशेंट में ये जीन जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है। अगर कोई कैंसर का पेशेंट है, मे बी पॉसिबल, रिसर्च में है कि उनके इस F8 जीन की, F9 जीन की, F4 जीन की, 5 जीन की जेनेटिक म्यूटेशन हो सकती है। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जैसे एक ANA टेस्ट होता है, एंटी न्यूक्लियर एंटीजन, यानी हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम अपनी सेल के न्यूक्लियस को डैमेज कर रहा है। मेरी बॉडी का इम्यून सिस्टम, इम्यून सेल्स मेरी ही बॉडी के अपने सेल्स को अजनबी समझ के तोड़ रहा है, अपने न्यूक्लियस को डैमेज कर रहा है। तो न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमोसोम्स पर जीन है, तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर कैंसर की वजह से, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से, ये 2-3 वजूहात ऐसी हैं कि जिसमें उसको इक्वायर्ड हीमोफीलिया हो सकता है, इक्वायर्ड हीमोफीलिया। मैं ये कह रहा था कि चूंकि ये मोर देन 90% जेनेटिक डिसऑर्डर है, नस्ल दर नस्ल फैमिलियल फैमिलियल डिसऑर्डर है, तो हमारी एक मेडिसिन है जिसको नोसोड्स है, कार्सिनोसिनम, कार्सिनोसिनम। सबसे पहले हम इसका सहारा लेंगे, क्योंकि ये सिर्फ कैंसर की मेडिसिन नहीं है, बनती कैंसर से है। इसको ये डॉक्टर साहबान, क्योंकि कैंसर भी ऑन्कोजीन का डिसऑर्डर है, बड़ी बात है अगर आपको समझ आ जाए, क्योंकि कैंसर भी, कैंसर की डेफिनेशन क्या है? इट इज द अनकंट्रोल्ड प्रोलिफरेशन ऑफ सेल ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ ऑन्कोजीन एंड ड्यू टू द सुप्रेशन ऑफ TSG जीन। क्योंकि वो भी जीन्स की सुप्रेशन और जीन की एक्टिवेशन से बनी हुई मेडिसिन है। मैं आपको साथ लॉजिक बता रहा हूँ। कोई बंदा आपसे पूछे कि आप कार्सिनोसिनम क्यों दे रहे हैं, इसलिए कि कार्सिनोसिनम बनती ही जेनेटिक मटेरियल से है, जो कैंसर का जेनेटिक मटेरियल होता है। तो जहां पर भी हमें फैमिली हिस्ट्री मिलती है, हम वहां पर कार्सिनोसिनम को प्रेफर करेंगे, इसको हम अपने प्रिस्क्रिप्शन में स्टडी करेंगे। दूसरी एक्सरेज, इम्पॉन्ट्री बल्ब जो बहुत बड़ी मेडिसिन है, ये एक्सरेज अगर किसी बॉडी पर क्रूड फॉर्म में शिद्दत से, इसलिए एक्सरे करते वक्त या CT स्कैन MRI करते वक्त वो कहते हैं जी पेशेंट के अलावा बाकी बंदे बाहर चले जाए, क्योंकि ये हार्मफुल होती है, ये रेज बॉडी के लिए हार्मफुल होती है। ये रेज न्यूक्लियस के जेनेटिक मटेरियल को म्यूटेट कर देती हैं। तो हमारी फिलॉसफी ये कहती है लाइक्स की और लाइक्स, लाइक्स की और लाइक्स, कि अगर कोई चीज बॉडी में अल्ट्रेशन पैदा कर रही है, डिजीज पैदा कर रही है, तो उसी को पोटेंटाइज्ड फॉर्म में हम दे के उससे रिकवरी हासिल कर सकते हैं। तो चूंकि एक्सरेज जेनेटिक मटेरियल को डैमेज करती है, इसमें ऑलरेडी जेनेटिक डिसऑर्डर है, तो हम एक्सरेज फॉर एग्जांपल कम से कम 30 से हम इसको प्रोलॉन्ग यूज करें तो मे भी पॉसिबल ये
कुछ फॉरेन कंट्रीज में इस पे लोगों ने ट्रायल किए हैं, तो इसको आप इस्तेमाल करा सकते हैं। बाकी पैलिएशन के लिए यानी ज़ाहिर है उसमें मेन आपको सिम्टम ब्लीडिंग मिलेगी। अब आप आ जाएं साइन एंड सिम्टम्स पे, ये तो एटियोलॉजी की बुनियाद पर, ये हम एटियोलॉजी की बुनियाद पर दे रहे हैं मेडिसिन। साइन एंड सिम्टम्स की बुनियाद पर अगर हम हैं तो हमारी बहुत बड़ी मेडिसिन मिलीफोलियम एंटी हेमरेजिक मेडिसिन है, हेमामेलिस, हेमामेलिस लामहला, जो हीमोफेलिया का पेशेंट होगा उसमें ब्लड लॉस होगा तो बहुत बड़ी अच्छी मेडिसिन हमारी उसकी बॉडी को रिकवर करने के लिए चैनाओफेसिनेलिस, चैनाओफेसिनेलिस। तो ये 5-7 मेडिसिन को हम स्टडी करके अपने पेशेंट्स, लेकिन उनको कोई अच्छी उम्मीद या कंफर्म हम नहीं कहेंगे कि आप ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर साहबान, मेरी ये ख्वाहिश है, मैंने पहले भी अपने लेक्चर्स में और अक्सर डॉक्टर्स के साथ मैं डिस्कशन में कहता हूँ कि मेरी ये एक ही ख्वाहिश है कि जो हमारी बरादरी है जिसका मैं हिस्सा हूँ, होम्योपैथिक बरादरी, हमारा नॉलेज पैथोफिजियोलॉजी में एलोपैथिक डॉक्टर्स के बराबर आ जाए। जस्ट माई एम इज दैट कि आप लोगों का, जिन मेरा और आप लोगों का, हम जिस बरादरी का हिस्सा है, हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी पैथोलॉजी का नॉलेज एमबीबीएस के डॉक्टर्स और हमारे स्टूडेंट का नॉलेज एमबीबीएस के स्टूडेंट्स के बराबर हो, ये मेरा एम है। उसके बाद हम अगर किसी को ये एडवाइस करेंगे तो अब हम किसी एलोपैथिक डॉक्टर से भी डिस्कस करेंगे ना, तो पहले उसको पूरी जो मैंने 2 एपिसोड्स में आपको बताया है, ये अगर हम किसी डॉक्टर को समझाएं तो वो कहेगा ठीक है, बात इनकी ठीक है। अब हम उनको ये करेंगे, हम ये करेंगे हम ये मेडिसिन क्यों दे रहे हैं, ये क्यों दे रहे हैं। तो चूंकि पिछली सारी जो स्टोरी मैंने बताई है 2 एपिसोड में, वो बुक की स्टोरी है, कोई मेरी अपनी तो नहीं है ना, किताब में मौजूद है, गूगल पे मौजूद है, हर बंदा पढ़ सकता है। तो जब कोई शख्स आपकी 90% बात दुरुस्त मान ले, यानी पहली जो स्टोरियां थी वो 90% वो कह के ठीक है इनको आता है, तो अगले 10% वो खुद ही मान जाता है कि जब इसने 90% सच्ची बात की है तो ये भी ठीक ही कह रहा होगा। अब ये उसको फिर हम, जो उसको समझ तो नहीं आएगी लेकिन हम उसको लॉजिकली समझा सकते हैं कि हम ये ट्रीटमेंट इसमें दे रहे हैं। ये मुख्तसर हीमोफेलिया के बारे में था। इसकी चूँकि बहुत से डॉक्टर साहबान की तरफ से इसका हुक्म था जिसकी मैंने तामील कर दी। इंशाल्लाह इसी तरीके से मुख्तलिफ पैथोलॉजिकल कंडीशंस, मुख्तलिफ ब्लड टेस्ट, लैब इमेजेस, मुख्तलिफ रेमेडीज़ पर, मेडिसिन पर भी हम वक्तन फ़वक्तन बात करते रहेंगे। इजाज़त, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।